लक्ष्य बैच 2026 के सभी शानदार छात्रों, कक्षा 10 विज्ञान के इस बिल्कुल पहले केमिस्ट्री लेक्चर में सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका प्रोफेसर हूं। मैंने केमिस्ट्री में अपनी पीएचडी पूरी की है और सच बताऊं, अणुओं और परमाणुओं के बीच जो रासायनिक बंधन बनते और टूटते हैं ना, उसका जादू मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता रहा है। आज के इस मजेदार सेशन के जरिए हम इसी जादुई दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। इस नए एकेडमिक ईयर की शुरुआत करते हुए मुझे सच में बेहद खुशी हो रही है। आज हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि आखिर हमारे आसपास मौजूद पदार्थ बदलते कैसे हैं। हम उन बुनियादी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो तय करते हैं कि कोई भी चीज़ अपना रूप या गुण कैसे बदल लेती है। आज हम इसी परिवर्तन की गुप्त भाषा को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे इस सफ़र का नक्शा कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे आसपास के परिवर्तन, फिर करेंगे एक बहुत ही खास मैग्नीशियम रिबन प्रयोग, उसके बाद सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, फिर समझेंगे रसायन विज्ञान की भाषा और अंत में जानेंगे द्रव्यमान का नियम। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जो है हमारे आसपास के परिवर्तन। जरा सोचिए, हमारी डेली लाइफ में हर रोज कितने ही बदलाव होते हैं, है ना? दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना या फिर ग्लास में रखी बर्फ का पिघलना। लेकिन विज्ञान की नज़र में ये सब एक जैसे बिल्कुल नहीं है। एक तरफ होते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस, जैसे बर्फ का पिघलना या पानी में चीनी का घुलना। इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये अक्सर रिवर्सिबल होते हैं। पानी से बर्फ बनी, बर्फ से वापस पानी बन गया, बहुत सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस, जैसे कागज का जलना या लोहे में जंग लग जाना। ये आमतौर पर इरिवर्सिबल होते हैं। अब जली हुई राख से वापस कागज तो नहीं बनाया जा सकता ना। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक पूरी तरह से नया पदार्थ बनता है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, मैग्नीशियम रिबन प्रयोग। ये एक बहुत ही नाटकीय बदलाव है। हमने कहा कि नया पदार्थ बनना ही असली खेल है, लेकिन जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सोचिए, आखिर अंदर चल क्या रहा है? एक रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन असल में है क्या? दरअसल ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां परमाणुओं के बीच के पुराने बंधन यानी बॉन्ड्स टूट जाते हैं और पूरी तरह से अलग गुणों वाले नए पदार्थ बनाने के लिए एकदम नए बॉन्ड्स बनते हैं। सच बता रही हूं, यही वो चीज़ है जिसने मुझे केमिस्ट्री से प्यार करने पर मजबूर किया था। ये बॉन्ड्स के टूटने और जुड़ने का एक बेहद खूबसूरत सूक्ष्म नृत्य है। चलिए इसे एक क्लासिक प्रयोग से समझते हैं। इमेजिन कीजिए हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, लेकिन रुकिए, इसे सीधा नहीं जला सकते। स्टेप 1, हवा की नमी की वजह से इसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। इसलिए इसे पहले सैंडपेपर से रगड़कर साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है स्टेप 2। जब इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये एक बेहद चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है, बिल्कुल फुलझड़ी की तरह। और स्टेप 3, जलने के बाद जो राख बचती है वो एक बिल्कुल नया सफ़ेद पाउडर होता है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, जो काफ़ी दिलचस्प है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना। मैग्नीशियम रिबन तो जलकर राख हो गया, लेकिन लैब में खड़े होकर एक केमिस्ट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई ही है? खैर, इसके 5 प्रमुख लक्षण या सिम्टम्स हैं जो चीख कर बताते हैं कि रिएक्शन हो रहा है। ये हैं किसी गैस का निकलना, रंग में बदलाव आना, अवस्था यानी स्टेट में बदलाव, तापमान का बदलना और अंत में एक अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट का बनना। आइए इन्हें कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ डिकोड करते हैं। सबसे पहले इन 3 लक्षणों पर गौर करते हैं। क्या कोई गैस निकली? अगर हम जिंक के टुकड़ों में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दें तो तुरंत हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठते हुए दिखेंगे। दूसरा, रंग में बदलाव। अगर कॉपर सल्फेट के नीले घोल में लोहे की कीलें डाल दी जाएं तो कुछ समय बाद वो कीलें भूरे रंग की हो जाती हैं और घोल का रंग भी बदल जाता है। और अवस्था में परिवर्तन, जब मोमबत्ती का ठोस मोम जलता है तो वह जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में बदल जाता है, सॉलिड से सीधा गैस। अब बाकी के 2 लक्षण भी देख लेते हैं। तापमान में बदलाव तो बहुत ही आम है। अगर क्विक लाइम, जिसे हम चूना भी कहते हैं, उसमें पानी मिलाया जाए तो अचानक बहुत अधिक गर्मी निकलती है और आपका बीकर एकदम गर्म हो जाता है। इसे एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। और अंत में आता है प्रेसिपिटेट का बनना।
ये तब होता है जब दो लिक्विड्स को मिलाया जाए और अचानक एक ठोस पदार्थ बन जाए जो घुलता ही नहीं। जैसे पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिलाने पर अचानक एक चमकीला पीला ठोस पदार्थ प्रकट हो जाता है। लैब में ये देखना किसी मैजिक ट्रिक से कम नहीं लगता। चलिए, अब अपने चौथे टॉपिक पर आते हैं, रसायन विज्ञान की भाषा। अब एक बात बताइए, क्या हर बार लैब में इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा जाएगा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया गया और फिर एक सफ़ेद पाउडर बना? बिल्कुल नहीं। विज्ञान को शॉर्ट और क्रिस्प चीज़ें पसंद हैं। एक तरीका है शब्द समीकरण लिखना, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसे और भी ज़्यादा संक्षिप्त और साइंटिफिक बनाने के लिए हम प्रतीकों या फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। हम लिखते हैं Mg प्लस O2 और फिर एक तीर लगाकर MgO। ये है हमारा प्रतीक समीकरण। मज़े की बात यह है कि इसे दुनिया के किसी भी कोने का वैज्ञानिक पढ़कर तुरंत समझ सकता है। इस समीकरण को ठीक से समझने के लिए इसके दो मेन कैरेक्टर से मिलना होगा। बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स। हमारे मैग्नीशियम वाले एग्जाम्पल में Mg और O2 अभिकारक हैं जो इस रासायनिक बदलाव से गुजर रहे हैं, और दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पर होते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट्स जो कि नए बने हुए पदार्थ हैं, जैसे कि हमारा MgO। और बीच का यह तीर हमेशा उन नए बनने वाले पदार्थों की दिशा में इशारा करता है, जो बताता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। और अब हम अपने आज के आखिरी टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, द्रव्यमान का नियम। हम जो भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं ना, वो एक बहुत ही सख्त यूनिवर्सल नियम से बंधा होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ये नियम बहुत ही साफ शब्दों में कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रिएक्शन से पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान रिएक्शन के बाद उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। हम जादू से नए परमाणु पैदा नहीं कर सकते और न ही उन्हें गायब कर सकते हैं। हिसाब एकदम बराबर होना चाहिए। जरा हमारे पहले समीकरण को देखिए, Mg प्लस O2 से बना MgO। बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन दाईं ओर केवल एक। अरे, एक ऑक्सीजन कहाँ गायब हो गया? ये तो सीधे सीधे हमारे नियम का उल्लंघन है। इसे कंकाली रासायनिक समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि ये असंतुलित है। नियम का पालन करने के लिए हमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करनी होगी। जब हम लिखते हैं 2Mg प्लस O2 से बना 2MgO, तो अब दोनों तरफ मैग्नीशियम के 2 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इसे कहते हैं एक संतुलित समीकरण, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को 100% संतुष्ट करता है। तो लक्ष्य बैच, अब आप सबके दिमाग में एक बड़ा सवाल जरूर आ रहा होगा, प्रोफेसर साहब, ये 2 या 3 नंबर हम अपनी मर्जी से कहीं भी कैसे लगा सकते हैं? हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हर एक जटिल से जटिल समीकरण को बिना किसी गलती के संतुलित किया जाए? और यही वो शानदार सवाल है जो हमारे अगले लेक्चर की नींव रखेगा। आज के सेशन से जो सबसे बड़ी सीख हमें लेनी है वो ये है कि हर रासायनिक बदलाव के पीछे एक परफेक्ट गणित और एक संतुलन होता है। आज के लिए बस इतना ही। इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और अगले लेक्चर में हम समीकरणों को संतुलित करने की स्टेप बाय स्टेप निंजा टेक्निक सीखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और विज्ञान के इस जादू से जुड़े रहिए।